नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के खास कार्यक्रम मंच में। मैं हूं आपके साथ स्वाति शुक्ला कुमार। तो देखिए, मंच कार्यक्रम जहां पर सिर्फ राजनीति से जुड़े हुए मुद्दे हम नहीं उठा रहे हैं, हम कुछ ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं जिनका आपके दैनिक जीवन से सरोकार है। जो लत इस वक्त युवाओं में सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है वो है नशे की लत। और नशे की लत को लेकर बिलासपुर पुलिस की तरफ से एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव निजात कार्यक्रम के तौर पर यहाँ पर रखा गया है। और इस निजात के बारे में और किस तरह से क्या आखिर सोच रही होगी, इसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ श्रीमती अर्चना झा जी मौजूद हैं, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बिलासपुर। बहुत स्वागत है अर्चना जी। हमारे साथ सतीश श्रीवास्तव जी भी मौजूद हैं, मनोरोग विशेषज्ञ। बहुत स्वागत है सर आपका। रेखा जी हमारे साथ हैं, समाज सेविका। बहुत स्वागत है मैम आपका। और सबसे पहले अर्चना जी, मैं आपके पास आऊंगी और समझने की कोशिश करूंगी निजात को लेकर क्या विजन था आपका। क्योंकि देखिए, इस वक्त अगर हम भारत की बात की जाए तो युवाओं का देश है भारत, और नशे के आदी युवा जो है वो इस वक्त हो रहे हैं। इसको लेकर आपने क्या सोचा कि निजात कार्यक्रम की कितनी जरूरत बिलासपुर में आन पड़ी? देखिए, निजात का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो निजात यानी कि मुक्ति पाना। तो ये जो नशे की लत आप जो बता रहे हैं, और विशेष रूप से युवाओं में लगातार बढ़ते जा रही है, और विशेष रूप से जो छोटे छोटे बच्चे 14-15 साल के, ये इसमें लिप्त होते जा रहे हैं। तो ये हमारे एसपी सर श्री संतोष सिंह सर का ही ये जो है अभियान है, जो उन्होंने जहाँ जहाँ भी उनकी पदस्थापना रही, कोरिया जिले में, राजनांदगांव जिले में इस अभियान को चलाया। और बिलासपुर जिले में भी जब इनकी पदस्थापना हुई, तो चूंकि ये केवल एक जिले विशेष की नहीं है, ये पूरे समाज की समस्या है। तो यहाँ पे भी इस अभियान को आज हम 1 साल हो गए इसको चलाते हुए, और लगातार हम इस अभियान पे काम कर रहे हैं। तो निजात अभियान, जैसे मैंने कहा, मुक्ति, तो ये नशे से मुक्ति के लिए चलाया गया अभियान है। तो ये अभियान एक त्रिआयामी प्रक्रिया हम लोग इसमें करते हैं कि एक तो पुलिस विभाग लगातार हम कार्यवाही तो करते ही हैं कि जो नशे के कारोबार में लिप्त लोग हैं उन लोग पे हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, चाहे वो आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई करें या एनडीपीएस एक्ट के तहत करें। यहाँ तक कोटपा जो छोटे छोटे नशे की सामान है वो बेचते हैं लोग, तो उन पे हम लगातार कार्रवाइयाँ करते हैं। और हम अगर देखें बिलासपुर जिले में, तो ये बाकी वर्षों की तुलना में कहीं ज़्यादा हमने इसमें कार्यवाही की है। और इससे एक जो नशे के कारोबार करने वालों पर जो नकेल कसना वाली बात जो होती है, तो वैसे लोगों पे हमने कार्यवाही की है। बिलासपुर की अगर आंकड़ों की बात करें हम, तो हम लगभग 4044 केसेस जो है आबकारी एक्ट के किए हैं, जिसमें हमने 4151 लोगों पे गिरफ्तारी की है, और इसमें 545 लोग तो जेल दाखिल भी हुए हैं। अच्छा अर्चना जी, देखिए आपने जिक्र किया संतोष सिंह जी का, एसपी हैं बिलासपुर में। सहयोगी दिलीप भी बता रहे थे कि उनका ये इनिशिएटिव है और आपकी पूरी टीम जो है इस पर दिन रात काम कर रही है। शुरुआत में किस तरह के चैलेंजेस आते थे, क्योंकि ये एक तरीके का एडिक्शन है, और नशा मुक्त की जब हम बात करते हैं, निजात की बात करते हैं, तो अब जो पहले आपने जिक्र किया कि लगभग 4000 लोगों से को नशा मुक्त करवा चुके हैं आप, तो अब वो अपनी लाइफ में क्या वापस आ चुके हैं, या फिर कभी कभी इस तरह की जो चैलेंजेस हैं उनके सामने आते हैं कि भाई अब बहुत जबरदस्त एडिक्शन हो रहा है, या फिर लत जिसको कहते हैं वो नहीं छूट रही है? देखिए, अभी मैं ये त्रिआयामी प्रक्रिया की बात कर रही थी, तो उसमें पहला आयाम मैंने कार्यवाही के बारे में बताया कि हम ये कार्यवाही लगातार कर रहे हैं और पहले वर्षों की तुलना में बहुत अच्छी कार्यवाही की। लेकिन जो आप जो डिफिकल्टी की बात कर रहे हैं, सिर्फ कार्यवाही इसका निदान नहीं है। जो हम एक दिशा की ओर जाते हैं कि हम लगातार ऐसे लोगों पे, और जनता भी एक्सपेक्ट करती पुलिस से केवल कि वो जाएं, डंडा मारे, कार्रवाई करें, जेल भेजें, लेकिन ये इसका परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। इसका दूसरा और तीसरा जो हम बता रहे हैं, दूसरी प्रक्रिया ये है, दूसरा आयाम, कि हम लगातार जागरूकता लोगों में, चूंकि जब तक वो खुद से उनमें इच्छा नहीं होगी या कोई सामाजिक दबाव नहीं होगा, केवल पुलिस के डंडा लेके खड़े होने और पुलिस की कार्यवाही से डर के कोई नशा नहीं छोड़ सकता। तो एक व्यक्ति को जागरूक करने के लिए एक लगातार ये अभियान हम 1 साल से चला रहे हैं, जिसमें 3000 से ज्यादा अलग अलग कार्यक्रम हम निजात के कर चुके हैं, जिसमें हम स्कूलों को, कॉलेजेस को, गाँव में, और या भीड़ भाड़ की जहाँ भी जगह हमको पब्लिक की गैदरिंग जहाँ मिल रही है, वहां जा करके हम नशे के दुष्प्रभावों के बारे में हम उनको बता रहे हैं। तो लगातार लोगों को जागरूक करने का हम, जैसे बता रही हूँ, 3000 से ज्यादा हम कार्यक्रम किए हैं।
कल भी इनफैक्ट हम तखतपुर में गए हुए थे, वहाँ ग्रामीणों के बीच हमने गांव में जो है जन चौपाल लगाया और नशे के दुष्प्रभावों के बारे में उनको बताया, उनकी समस्याएं सुनी। तो ऐसा कंटिन्यू हर क्षेत्र में, शहरी ग्रामीण पूरे जिले में हम कार्यक्रम कर रहे हैं। तो ये तो दूसरा स्टेप हुआ। तीसरा एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है कि कई ऐसे लोग रहते हैं जो कि नशे के एकदम आदी हो गए हैं, विशेष रूप से युवा और बच्चे, जो कि छोड़ना तो चाहते हैं और छोड़ भी नहीं पाते हैं। तो उनकी काउंसलिंग बहुत ज़रूरी होती है। केवल जागरूकता से वो उतने ज़्यादा मोटिवेट हो जाएं और छोड़ दें, वो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो जो एकदम आदी लोग हैं उनको हमने इकट्ठे किया, ऐसे लोगों को हमने चिन्हित किया और हमारे हर थाने में निजात की काउंसलिंग के लिए हमने, हमारे डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हुए हैं, मनोरोग विशेषज्ञ हैं, एनजीओ से समाज सेवी हमारी रेखा मैडम है, ऐसे काउंसलर्स की टीम हमने बनाई। वो अलग अलग थानों में हम सैटरडे संडे अवकाश के दिनों में ऐसे जो नशे के लत से पीड़ित लोगों को है उनको हम बुलाते हैं, उनकी कंटिन्यू काउंसलिंग करते हैं और उनको फिर फॉलो अप भी लेते हैं कि वो नशा छोड़ दें। तो आज हमारे पास 1500 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो साल भर में नशा छोड़ चुके हैं और समाज की मुख्य धारा में शामिल हो चुके हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। सतीश जी, मैं अब आपके पास आना चाहूंगी और जरा समझने की कोशिश करूंगी जिस तरह से आपकी पूरी टीम काम कर रही है, किस तरह से माइक आपका कितना बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि वो जो मनोवैज्ञानिक लेवल, जो मेंटल लेवल होता है कि एडिक्शन जो होता है उससे निजात पाना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। किस तरह की डिफिकल्टीज आती है आपके सामने, कैसे डील करते हैं उससे? एक्चुअली चैलेंज तो बहुत बड़ा होता है इसमें, लेकिन डी एडिक्शन में सबसे बड़ी चीज होती है कि हमें लैप्स को रोकना। लैप्स मतलब होता है कि अगर हम नशा कर रहे हैं और हमने नशा छुड़ाया और दोबारा फिर एक बार उसने नशा लिया, तो बस अगर लैप्स को वहीं पे हिट किए तो फिर रिलैप्स यानी दोबारा फिर नशे के आदी होना जो है उसको हम रोक सकते हैं। तो मैंने जो सबसे बड़ा कॉर्नर स्टोन होता है कि अगर कोई नशे का आदी हो गया है, हमने डिटॉक्सिफिकेशन किया, डी एडिक्शन किया, लेकिन अगर वो दोबारा फिर से लिया तो उसको एडिक्शन तक जो है न पहुंचने दें और वहीं लैप्स को फिर से रोक दें, वो बहुत इजी हो जाता है। कोई ऐसे पेशेंट, कोई ऐसा वाकया जब आपको लगा हो कि कैसे मतलब वो बहुत बड़ा चैलेंज आपको लगा हो कि कैसे इन्हें नशे से मुक्ति कराएं? कोई ऐसे पेशेंट का नाम लिए बिना अगर आप जिक्र कर सकें। बहुत रिमोट पेनर रोड के आसपास से पेशेंट एक था, उसने नशे की वजह से उसको हेलुसिनेशन होने लगा था और उसके कानों में आवाज आती थी और वो चिल्लाता था कि माई नेम इज खान बट आई एम नॉट टेररिस्ट। लोग उसको चिल्ला रहे हैं कि मैं वो टेररिस्ट है, उसको पीछे दौड़ा रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ था नहीं, उसकी इमेजिनेशन था। और वो भागते भागते वहां से जो है बिलासपुर तक आ गया और उसको फिर क्या नाम है 2-3 एनजीओ जो है वो पकड़ के मेरी क्लिनिक में लेके आ गए। तो उससे एनी हाउ मैंने बात करते करते रिलेटिव्स का नंबर लिया और रिलेटिव्स को कॉल किया, तो रिलेटिव्स ने बताया कि ये 2-3 तरह के नशा करता है और हम इसका पीछा करते कि बिलासपुर के पास ही पहुंच गए हैं। फिर मैंने क्लिनिक में बैठा कर रखा उसको और एनजीओज और उनके माध्यम से फिर रिलेटिव्स आए तो उसका पूरा ट्रीटमेंट किया। तो वो मतलब ये एक प्रकार का मानसिक रोग जो शुरू आता है जो बहुत घातक होता है। हेलुसिनेशन ऐसा होता है कमांडिंग, इसको मार दो, मर जाओ, भागो, ऐसी आवाज आती है इसमें। ये इस तरह के साइकोलॉजिकल लेवल से डील करना बहुत टफ होता है। रेखा जी, अब हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए युवा तो बहुत ज़्यादा नशे की लत के आदी हो चुके हैं और जिस पर आप काम भी कर रहे हैं, कितना बड़ा चैलेंज आपको लगता है इन पर काम करना? और जिस तरह से अर्चना जी ने भी जिक्र किया कि हमारी टीम, आपकी जो पूरी टीम है, कैसे इस पर काम कर रही है? देखिए, नशे निजात पे अभियान जो चलाया जा रहा है उसमें झा मैडम और पूजा कुमार मैडम का भी बहुत बड़ा हाथ रहता है। ये लोग हमको मोटिवेट करते हैं। उसके बाद जब निजात की बात आती है तो मतलब हमको बहुत कई बार इसमें 17-16 साल के बच्चे भी रहते हैं और उनसे बात करने का लेवल हमको एकदम नीचे करना पड़ता है। 1-2 बार थोड़ा एक्साइटमेंट में हमने डांट लगाई तो वो विपरीत उसमें हो जाते हैं कि मैडम आप कुछ भी कर लीजिए, नशा नहीं छोड़ेंगे हम। आप यहाँ से छूटेंगे तो हम वापस है ना भट्टी पे दिखाई देंगे। तो उनको बहुत पोलाइटनेस और बहुत कि बच्चा अगर छोड़ दोगे, मैंने 2-4 का वो भी उठाया है बीड़ा सर पे कि अगर वो पढ़ना चाहते हैं 16-17 साल के बच्चे तो मैं पढ़ाऊंगी, क्योंकि मैं एजुकेशन से जुड़ी हूँ, लेक्चरर थी। तो मैंने कहा बेटा तुम पढ़ो, अपना भविष्य खुद सुधारो। फिर रेखा जी, वजह क्या है इन युवाओं को नशे की लत लगने की? अधिकांश ये था फ्रेंड सर्कल।
फ्रेंड सर्कल भी फैशन बिगाड़ में? देता है जी, बहुत। कई बार हमने बड़ों की भी किया, थोड़ी सी ले ले एक मस्तीबाजी में, जैसे आप जाते हैं पिकनिक मनाने जा रहे हैं या करने, तो थोड़ा थोड़ा करके वो क्या हो जाता है। एक क्वेश्चन भी आया था मुझ पे कि मैडम है ना, लत बुरी है या नशा? तो मैंने बोला लत ज्यादा बुरी नशा की अपेक्षा, क्योंकि नशा क्या है, थोड़ा थोड़ा करके लत में अगर आ जाएगी तो वो मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल। तो नशे में हमको निजात दिलाने के लिए हमको बहुत है ना, मतलब पेशेंस रखना पड़ता है। और कई बार ऐसे मौके आते हैं कि बहुत मानते हैं, अभी 4-5 बार आते हैं काउंसलिंग में, और हम लोग शपथ भी दिलवाते हैं अपनी तरफ से कि नशा नहीं करना है, तो करते हैं। और मैं कई उदाहरण भी बता सकती हूँ। ऐसे राजू करके था एक बच्चा जो 5-6 बार आया हमारे पास, और वो वाकई में नशा मुक्त है। आज की डेट में हमारे पास बहुत सारे मोबाइल नंबर नोट है जो नशे से निजात पाए हैं बच्चे लोग। अच्छा अर्चना जी, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जो हम भागदौड़ भरी जिंदगी में अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते हैं, ये नहीं देखते हैं कि वो आखिर कर क्या रहे हैं, किस फ्रेंड सर्कल के साथ रह रहे हैं, किनके साथ उनका उठना बैठना है, ये एक वजह है कि कहीं ना कहीं पहले जो जिस तरह से हम जॉइंट फैमिली में रहते थे और हमारे दादा दादी चाचा चाची हर किसी की नजर रहती थी, अब पेरेंट्स भी ध्यान नहीं दे रहे, ये भी एक वजह है नशे की आदी ये होने बहुत बड़ी वजह है। जो है जैसा आपने बताया कि पहले अपन संयुक्त परिवार में रहते थे, तो परिवार का कोई ना कोई वरिष्ठ सदस्य बच्चों के साथ रहता था, और घर में ही उनको बच्चों का सर्कल मिल जाता था। तो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं था कि वो बाहरी बच्चों से किसके साथ गए हैं, कहाँ गए हैं वाला नहीं रहता था, और एक संस्कार उनको मिलता था, किसी न किसी की नज़र रहती थी। अब एक चीज़ और है कि अब वर्किंग विमेन भी हैं, जैसे हम खुद भी वर्किंग हैं, तो अगर परिवार में अगर कोई वरिष्ठ सदस्य नहीं है तो बच्चे फिर वो टीवी मोबाइल या बाहरी बच्चों के साथ खेल रहे हैं, और वो क्या देख रहे हैं। तो इसमें एक फ्रेंड सर्कल और बाहरी बच्चों के साथ में मिलकर के गलत दिशा में जाना एक तो रहता है, और दूसरा ये है कि फैशन जो टीवी और मोबाइल में देखते हैं बच्चे, कि कई बार जैसे कई एड्स भी रहते हैं ऐसा, या मोबाइल में यूट्यूब में और अलग अलग जो आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसके माध्यम से भी बच्चे जुड़ गए हैं। तो आजकल मोबाइल फ्रेंडली हमारे जो ऑनलाइन स्टडीज़ के कारण हो या जिस भी कारण से बच्चे बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो अगर कोई चीज़ एक बच्चा अगर नशा कर रहा है तो उसको उसके पूरे फ्रेंड सर्कल में सर्कुलेट होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो एक दूसरे से जहाँ वो अच्छी चीज़ें और पढ़ाई की चीज़ें शेयर करते हैं, वैसे कुछ बुरी लतें भी शेयर कर लेते हैं। तो ये चीज़ें हैं, तो बच्चों में बहुत ज़्यादा ये चीज़ आई है। इसको रोकने के लिए हम लोगों ने एक और प्रयास किया है। यूनिसेफ के साथ मिलकर के एक डाइवर्जन प्रोग्राम जो है चल रहा है, जिसमें बच्चों के लिए विशेष रूप से काउंसलिंग, उनको बिठाना, उनको नशा मुक्ति केंद्र भेजना, ये काम कर रहे हैं। इसके लिए हमने एक पुलिस लाइन में एक दिशांत कक्ष भी बनाया है जो कि काउंसलिंग के लिए स्पेशली रखा गया है, जिसमें बिलासपुर पुलिस और यूनिसेफ की टीम जो है मिलकर के काम करती है। प्रॉपर काउंसलिंग होती है, जिन बच्चों को नशा मुक्ति केंद्र भेजना है उनको भेजा जाता है। ये प्रोग्राम अभी हमने लगभग 2 महीने पहले चालू किया है, और लगातार इसमें हम बच्चों के लिए भी काम कर रहे हैं। चलिए, अच्छी बात कही आपने। सतीश जी, अब मैं यही सवाल आपसे भी करना चाहूंगी। जिन पेरेंट्स के बच्चे नशे के आदी हो चुके हैं, आप लोग तो उस पे काम कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स कैसे उनसे डील करें, किस तरह से साइकोलॉजिकल सपोर्ट करें? एक्चुअली बच्चों के साथ इन्वॉल्वमेंट जो है बहुत ज़रूरी है। उनकी बातें सुने, ऐसा नहीं कि उनको सिर्फ अपन भाषण देते रहें कि नहीं अच्छे से रहना है, अच्छी पढ़ाई करना है। तो वो जो यूनिलेटरल कन्वर्सेशन जो है वो गड़बड़ होता है। उनकी प्रॉब्लम को सुने समझें। दूसरा चीज़ होता है कि घर में स्विच बोर्ड कम्युनिकेशन, मतलब हम बटन यहाँ दबाए लाइट वहाँ जली, तो कि बच्चे को मान लो आपको बोलना है कि बाप के पैसे से ऐश कर रहा है, पढ़ाई नहीं करता, तो उसको आप डायरेक्ट बोलिए कि तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो। स्विच बोर्ड नहीं कि वाइफ को बोलो और बच्चा सुनेगा, इसको बोल देना कि ऐसा नहीं करेगा। डायरेक्ट कम्युनिकेशन होना चाहिए, वो मतलब बहुत चीज। और अगर बच्चे के व्यवहार में कोई अचानक परिवर्तन आने लगे, कि बच्चा चुप चुप सा रहने लगे या फिर फैमिली से कटा कटा रहने लगे, बात बात पे चिड़चिड़ाने लगे, और बहुत सारी चीजें जो हम देखते हैं कि आते हैं हमारे पास पेशेंट, बच्चा पूरा हाथ काट के रख रहता है, और पेरेंट्स को ये नहीं मालूम कि बच्चा 4 साल से मेरा हाथ काट रहा है। तो कभी इस पे भी ध्यान दें। सेल्फ हार्म बिहेवियर बहुत होता है एडोलेसेंट में। वो नशा करते हैं, समझ नहीं पाते क्या हो रहा है, वो मतलब ब्रेन उनका काम करना बंद कर देता देता है। जी। वो आप देखेंगे, मतलब
20 to 30% बच्चे जो नशा ले रहे हैं सबके हाथ कटे मिलेंगे। हम्म, और इतना तो पेरेंट्स को ध्यान देना होगा कि ये चेंजेस जो आ रहे हैं, रात को सोता नहीं, देर घर आ रहा है, अपने जो ऐसे फ्रेंड्स हैं जो पढ़ाई लिखाई में अच्छे हैं उनका साथ छोड़ के अब वो दूसरों की तरफ झुक रहा है। ऐसी चेंजेस अगर दिखाई पड़ते हैं तो हमें अलर्ट हो जाना चाहिए। अच्छा, इसकी कहीं ना कहीं रेखा जी, स्कूल्स में भी, स्कूल्स की जो भूमिका होती है वो भी इसके लिए बेहद जरूरी है। स्कूल की क्योंकि- भूमिका महत्वपूर्ण रहती है, हाँ। क्योंकि बच्चे अनुसरण करते हैं। हम्म, तो टीचर्स को भी एक आइडियल वुमन की तरह या आइडियल पेश आना चाहिए। हम्म, तो स्कूल लेवल से जो 8 तक के बच्चे रहते हैं, हम्म, उस लेवल से ही अगर बच्चों में सुधार आएगा, ये वो अनुसरण करते हैं, तो हमको एक बच्चों का जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे रहते हैं अधिकांश, तो उनके परिस्थितियों को भी आपको जानना पड़ेगा कि वो किन परिस्थिति से आ रहे हैं, हमको किस लेवल तक जाके उनको समझाना है। तो स्कूल से ही अगर हम इसकी शुरुआत करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा हमारे हिसाब से, कि वाकई में बच्चे थोड़ा सा बड़े होंगे, हम ये बताएंगे कि बेटा फ्रेंड सर्कल आपको कैसा रखना है, हम्म, आपको पढ़ना भी है, साथ साथ आपको अच्छा फ्रेंड सर्कल रखना है जो आपके आगे भविष्य में काम आए। पढ़ो, परंतु उन पर प्रेशराइज मत करो, क्योंकि आपने घटना देखी होगी कोटा है या अन्य जगह, जैसे सर ने जी। बताया कि हाथ काटने की, इसका तो मेरे पास मोबाइल में बहुत सारे वीडियोस भी हैं, फोटो भी हैं। तो वाकई में ऐसा बच्चा करते हैं, बहुत सारे उनके पूरे दोनों हाथ कटे हुए रहते हैं। हाँ। हाथों से। एक इसी बात का जिक्र मैं मनोज सर से कर रही थी जब हम आ रहे थे बिलासपुर के लिए, कि वो जो अननेसेसरी प्रेशर जो है वो पेरेंट्स कहीं ना कहीं क्रिएट कर रहे हैं, और एक जो कंपैरिजन जो होता है कि देखिए इसका फलां का बच्चा ये बन गया, आप कुछ नहीं कर पाए, इससे कहीं ना कहीं डिमोटिवेट होते हैं बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल और होते गलत हैं। राह को चुनते हैं। हाँ, चुनते हैं बच्चे। अगर आप उनको प्रेशराइज करते हैं, सब्जेक्ट लेने के लिए करते हैं, बच्चों को खुली छीट देना चाहिए कि बेटा आपको जिसमें इंटरेस्ट है आप वो सब्जेक्ट लीजिए, उसमें पढ़िए। तो प्रेशर आता है, प्रेशर बनने से ही बच्चा फिर है ना गलत कदम लेता है। कोटा में कई घटनाएं हो गई हैं इस प्रकार से। तो ये घटनाएं नहीं होना चाहिए, पेरेंट्स को भी समझना चाहिए और टीचर्स को भी उसको मोटिवेट करना चाहिए कि वो किस लेवल का है और उसको क्या पढ़ना है। तो ये सब होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए हर किसी की भूमिका है यहाँ पर अर्चना जी, और हमने जिस तरह से जिक्र किया पेरेंट्स की भी भूमिका है, स्कूल्स की भी भूमिका है। और अगर हम पहले देखें बच्चों को, जो हम लोग के पेरेंट्स होते थे, वो जिस तरह से मैंने रेखा जी से जिक्र किया कि बड़ा कंपैरिजन होता था कि देखिए इनकी जो बेटी है, इनका जो बेटा है वो फर्स्ट आ रहा है, तुम क्यों, तुम्हारे कम क्यों, 1-2 नंबर भी हमारे कम नहीं आ सकते थे। ये जो है अब के पेरेंट्स कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि मॉडर्न भी हो रहे हैं, वो फ्रीडम भी दे रहे हैं, लेकिन जो स्कूल्स का अननेसेसरी जो सिलेबस का प्रेशर है वो कहीं ना कहीं बच्चों के लेवल का नहीं है, उस पर भी काम करने की जरूरत है स्टेट गवर्नमेंट्स को। ये बहुत लगता है, मैं भी एक पेरेंट हूँ, मेरी डॉटर भी 7th क्लास में है, तो ये चीज़ मैं खुद फील करती हूँ कि एक तो स्कूल्स में ओवरबर्डन्ड हम सिलेबस देते हैं बच्चों को, और ये कंपटीशन बहुत रहता है कि बच्चों की जो पढ़ाई है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि स्कूल में ही हो जाए, वो इतने सारे वर्क देते हैं कि वो पेरेंट्स को इन्वॉल्व होना ज़रूरी है। तो जिनके पेरेंट फ्री हो के बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो पा रहे हैं तो वो बच्चे 99 तक % ला रहे हैं, जो बच्चे कम है, नहीं ध्यान दे पा रहे हैं, खुद से नहीं कर पा रहे हैं, तो वो कम ला रहे हैं, तो वो बच्चों के मन में भी एक पिछड़ापन आता है। दूसरा, फिर पेरेंट्स प्रेशराइज करते हैं, अच्छा तुम इतना नहीं किए, वो नहीं किए। तो जो स्कूली शिक्षा हमारी होनी चाहिए बेसिकली, कि वो कंपटीशन और सारी चीज़ों में जो इतना कंपैरिजन और ओवरबर्डन करने के बजाय उनको एक सेम एक तो सिलेबस होना चाहिए सभी स्कूलों में, अलग अलग स्कूल, अलग अलग राइटर्स, अलग अलग वो सारी चीज़ों को छोड़ करके बेसिक शिक्षा जो है वो दें, और जो आपस में इन दोनों बच्चों के बीच में कंपटीशन और ओवरबर्डन कर रहे हैं वो ना करें। साथ ही साथ एक चीज़ और स्कूलों में ध्यान देने की ज़रूरत है कि बच्चों को जो उसके ओवरऑल व्यक्तित्व के विकास की ओर वो ज़्यादा ध्यान दें, ना कि एकदम बुकिश नॉलेज और जो परसेंटेज पे है उस पे प्रेशराइज करें। एक सुधार मैंने देखा स्कूलों में, आजकल परसेंटेज ना दे करके वो ग्रेडिंग सिस्टम, तो वो भी एक अच्छा है कि ग्रेडिंग सिस्टम रखें जिससे परसेंट पे बहुत ज़्यादा कंपैरिजन ना करें, और ओवरऑल व्यक्तित्व के विकास में वो ध्यान दें, ना कि भाग दौड़ में इस प्रकार से रहें।
तो अच्छा, ये है। अर्चना जी, क्योंकि हम निजात की भी बात कर लेते हैं बीच बीच में कि क्योंकि नशे की जो चीजें हैं वो आजकल युवाओं को बड़ी इजीली प्रोवाइड हो जा रही हैं, उस पर आप क्या कर रही हैं? उस पर लगाम लगाने के वही, लिए, नशा तस्करों की गिरफ्तारी के लिए क्या कुछ कर रही हैं? यही सबसे पहले ही मैंने आपसे शेयर किया था कि हम लोग कार्यवाही बहुत ज्यादा कर रहे हैं। मतलब 30,000 लीटर जो है लीकर अवैध जो है हमने उसमें कार्यवाही की है। लगभग इसमें 4,000 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी की है। और ये नशे का सामान नशे कहाँ का से रहा है? सामान अलग अलग जगहों से लाते हैं। जैसे कई चीजें जो है इसमें हम लोगों ने कफ सिरप, हेरोइन और अलग अलग टाइप के जैसे गांजा एनडीपीएस एक्ट में उसमें कार्यवाही की है। तो ये अलग अलग जगहों से आते हैं। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में देखें तो अवैध रूप से लोग जो हैं घर में ही महुआ की शराब बनाते हैं, वो भी बहुत बिकती है। तो उसमें कई जैसे घर में छोटी छोटी बोलना चाहिए एक तरीके की फैक्ट्री कि जहाँ चूल्हा जला करके बाकायदा वो एक सिस्टम बना करके वो शराब निकाल रहे हैं, तो वैसा भी ध्वस्त किया है, लोगों पे कार्यवाही की है। तो कार्यवाही लगातार हम कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं आप सबके सामने ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि ये जो हम अभियान चला रहे हैं पूरे 1 साल में, इस चीज़ का हमने काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट देखा है। जो निजात अभियान चला है, तो इस 1 साल का अगर हम डेटा एनालिसिस करें तो पूरे इस साल में बिलासपुर ज़िले में हम 2021 और 22 के क्राइम और अभी के आईपीसी क्राइम में कंपैरिजन करें तो नियर अबाउट 20% आईपीसी क्राइम में कमी आई है। तो ये एक बहुत अप्रिशिएबल डेटा है हमारे लिए। और जैसे अलग अलग आईपीसी क्राइम्स पे चर्चा करें तो इसमें मारपीट के अपराध में कमी आई है, चाकूबाजी में तो 57% कमी आई है, मर्डर के केसेस में 47% कमी आई है। तो ये ऑन रिकॉर्ड डेटा है हमारे पास, जो हम लगातार कार्यवाही करने के कारण हम पिछले 2 सालों में कंपेयर करके ये देख पाते हैं कि क्राइम में, अपराधों में कमी आई है। तो ये हमारे प्रयास हैं और लगातार हम ये प्रयास जो है स्टेप वाइज और जो भी दिक्कतें आएंगी उसको शॉर्ट आउट करके इसको चलाएंगे। अच्छा अर्चना जी, देखिए हमने क्योंकि बात की कि युवा जो है वो नशे के लिए कुछ ज्यादा ही तरफ बढ़ रहे हैं, तो आपको लगता है कि अगर हम इन युवाओं को रोजगार के प्रति थोड़ा डाइवर्ट करें उनका माइंड, तो कहीं ना कहीं इस तरह की जो कुरीति है उसको खत्म किया जाएगा, नशे के प्रति इनका जो लगाव है उससे माइंड इनका डाइवर्ट कर सकेंगे? बहुत अच्छा आपने ये सुझाव दिया। इसके लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो शासन की तरफ से अलग अलग ट्रेनिंग्स होती हैं, जैसे जिसमें उनको स्वरोजगार की ट्रेनिंग दी जाती है और शासन की जो योजनाएं हैं वो हम ऐसे पीड़ित लोगों तक पहुंचा सके। तो इसमें अभी हम लोग काम कर रहे हैं ताकि उनको शिक्षा, जो बच्चे हैं जैसे मैडम ने भी बताया, जो शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं उनको तो हम स्कूलों में भेजते ही हैं, साथ ही साथ जो शिक्षा वाले टाइम से ऊपर हो चुके हैं, जो एज हो चुकी है, जो जॉब करना चाहते हैं बट उनको कोई ना ही योग्यता है ना ही वैसा एजुकेशन है कि जॉब मिल सके, तो उनको कुछ जो है व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाए। तो उसमें शासन की विभिन्न योजनाओं के तहत दिया जाता है ऐसा। तो हम एनजीओज के साथ मिल करके और गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उसके थ्रू हम इस दिशा में भी प्रयास कर रहे हैं कि उनको हम समाज के मुख्य धारा में जोड़ने के लिए उनकी आजीविका भी जो वो है निरंतर रूप से चला सकें, उसके लिए हम प्रयास करें। चलिए, अच्छी बात कही आपने सतीश जी, क्योंकि हमने जिक्र किया कि ब्रेन पर तो असर डालता ही है नशा, शरीर के और भी किन अंगों पर कैसे नशा प्रभाव डालता है और उस पर कैसे आप काम कर रहे हैं? न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम तो रहते ही थे, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बहुत सारे आते हैं। डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, डिलेरियम है, साइकोसिस है, ये सारी चीज़ें। मतलब एक मैं चूँकि साइकेट्रिस्ट हूँ तो नशा, जब 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है डिटॉक्सिफिकेशन, मतलब हमारे बॉडी में जो नशा है उसको हम मेडिसिन के माध्यम से वॉश आउट करें। उसके बाद होता है कि बिहेवियरल प्रॉब्लम जितने आ रहे हैं उनको मेडिसिन से और साइकोथेरेपी से ठीक करना। फिर तीसरा होता है कि जब हम डिटॉक्सिफिकेशन कर लिए प्रोसेस, तो फिर नशे की क्रेविंग मत हो, तलब मत लगे, तो फिर उसके लिए एंटी क्रेविंग ड्रग्स। और जो एक क्लू जो कि 2 तरह के एक्सटर्नल क्लूज होते हैं, एक इंटरनल क्लूज होते हैं। एक्सटर्नल मतलब बार दिखा और क्या नाम है, नशे की तलब लग गई, फ्रेंड्स दिखाई पड़े, तो उसको कैसे कंट्रोल करना, ये हम साइकोथेरेपी के माध्यम से करते हैं। और इंटरनल क्यूज जो होते हैं कि बिल्कुल लेना है, मतलब नहीं तो फिर बॉडी में अनईजी फील होगा, तकलीफें होंगी, उसको मेडिसिन के माध्यम से दूर करते हैं। आपको लगता है कि अगर नशा मुक्त होगा तो कहीं ना कहीं क्राइम का जो ग्राफ है वो भी घटेगा? बहुत जिस तरह से अर्चना जी ने जिक्र बहुत ज़्यादा। अच्छा, किस तरह से आप सेशन करते हैं सर, इसके बारे में भी जरा हमें बताएं और कैसे डील करते हैं? सेशन में सबसे पहले तो होता है कि असेसमेंट करते हैं
असेसमेंट में सारी चीज़ें कि पेशेंट्स की क्या प्रॉब्लम है, कैसे नशा लेना शुरू किया, क्या क्या उसके दुष्प्रभाव आए हैं। फिर असेसमेंट में, साइकेट्रिक असेसमेंट में पूरा फैमिली बैकग्राउंड कैसा है और कहाँ से उसको, मतलब अब बच्चा स्कूल में जा रहा है या कॉलेज में जा रहा है और वो नशा कर रहा है, गांजा भी ले रहा है, अल्कोहल भी ले रहा है। हम कैलकुलेट करते हैं कि एक दिन में उसने कितने पैसे का लिया, तो पता चला कि 200, 250, 300 का। तो 300 रुपया आया कहाँ से, कौन है जो देता है 300? तो कहीं ना कहीं पे क्या होता है कि एक होता है कि जो जाने अनजाने जो है नशा के लिए, मतलब नशा प्रोवाइड करता है वो घर का ही आदमी होता है। वो बाइक में पैसा देने के लिए, पेट्रोल के लिए पैसा दिया और बच्चा जाकर उसका नशा कर रहा है, कोई हिसाब नहीं ले रहे। इन चीज़ों को भी अपन देखते हैं कि कहाँ पे अपन कैसा कंट्रोल करें मेडिसिन के अलावा। और फिर क्या होता है कि एक होता है पेरेंट्स को बच्चा जो है रोल मॉडल समझता है, टीचर को रोल मॉडल समझता है। तो हमको अपना बिहेवियर ऐसा रखना पड़ता है कि बच्चा हमें फॉलो नहीं करता। फादर इज माई हीरो, तो फादर ही गड़बड़ होगा तो फिर बच्चा भी सीखेगा उसको। ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही सतीश जी ने, रेखा जी, क्योंकि देखिए आजकल हमने जिक्र किया कि फैशन के दौर में, मॉडर्निटी के दौर में मैंने देखा है बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों के सामने ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं। क्या इम्पैक्ट पड़ता है इससे सोसाइटी में, क्या इम्पैक्ट जाता है? घर से भी ना करते हैं, मतलब पेरेंट्स, हम लोग काउंसलिंग में यही बताते हैं कि जैसे आप आइडियल बनिए, अगर आप नहीं लेते हैं तो, और आप लेते हैं, कई बार बच्चों से मंगाया जाता है कि बेटा ये लेके आ जाना मेरे लिए, तो बच्चे के सामने आप बैठ के पीते हैं, बच्चा धीरे धीरे झांकता है इधर उधर कि मेरे पिताजी आखिर क्या कर रहे हैं या क्या करके आए हैं। कई बार आते हैं एकदम फ्रस्ट्रेशन जो है ना, ड्रिंक करने के बाद में घर पे निकालते हैं। एक दो लोगों का हमने देखा, बोलते हैं हम घर जाते हैं तो हमको लगता है चुड़ैल दिख रही है। तो मैंने कहा ये तो गलत बात है, उनको अपनी मिसेस भी चुड़ैल नज़र आती है। तो इस टाइप के है ना वो काउंसलिंग में बताते हैं। और बच्चों के लिए मैं यही बोलूँगी कि कम से कम बच्चों को, सभी जितने बैठे हुए हैं यहाँ पे, कि बच्चों को आप फील्ड गेम पे लाइए। बच्चे आजकल मोबाइल एडिक्ट हो गए हैं, सिर्फ नशा नहीं है, मोबाइल से के भी एडिक्ट हो गए हैं, पेरेंट्स भी एडिक्टेड हो गए, पेरेंट्स को भी। तो बच्चों को फील्ड गेम में लाएंगे तो शायद ये एडिक्शन जो है मोबाइल से रिलेटेड या तो ये भी होगा। तो पेरेंट्स को समय देना चाहिए बच्चों के लिए। जब बच्चों के लिए पेरेंट्स समय देंगे तो ही बच्चे क्या है, अपन कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, उसके थोड़ा सा, ये नहीं कि एकदम उसकी जासूसी करें कि आज कितनी बजे कहाँ पहुँचा मेरा बच्चा, कितनी बजे। एक आप टाइम लिमिट कर दीजिए कि बेटा आज क्या हुआ। पूरा दिन भर की जो जानकारी आप बच्चों से लेना शुरू करेंगे तो जितने भी युवा हैं ये थोड़ा सा नशे से मुक्त होंगे। चलिए अर्चना जी, अब हम एक बार फिर से आपसे प्रोसेस समझने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई नशे का एडिक्ट शख्स आपके पास आता है, कैसे आपकी पूरी टीम उस पर 1 by 1 काम करती है? देखिए हम लोग कोशिश करते हैं ऐसे एडिक्टेड लोगों को, विशेष रूप से बच्चों को ढूंढने के लिए। तो ऐसे अगर लोग हमारे पास आते हैं, एक तो उसको हम ट्रेल फॉलो करने की कोशिश करते हैं कि उनको नशा कहाँ से मिला है। क्योंकि जैसे हम अभी क्राइम के बारे में बात कर रहे थे, तो मैं तो यही बोलूँगी कि जैसे हम लोग आईपीसी क्राइम्स पढ़ते हैं, उसमें 2 चीज़ें होती हैं, बॉडी ऑफेंस और प्रॉपर्टी ऑफेंस। दोनों चीज़ों के जड़ कहीं ना कहीं पे नशा हो जाता है बहुत से प्रकरण में। जैसे 30% हमारे क्राइम जो है नशे पे ही आधारित हैं, क्योंकि जो बता रहे थे कि पैसा कहाँ से आता है, तो जो कई छोटी छोटी चोरियाँ होती हैं, कहीं नल की टोटी निकल गई, कहीं पे बल्ब गायब है, कहीं कुछ है, तो ये छोटी चोरियाँ क्या है, छोटे छोटे नशे के लिए जो बच्चे या कोई और लोग जो बड़े भी हैं वो भी करते हैं। तो वो नशे के सामान खरीदने के लिए प्रॉपर्टी ऑफेंस करते हैं। फिर जब वो नशे के आदी हो जाते हैं, मतलब नशे की हालत में रहते हैं, तो फिर जैसे मैडम ने बताया कि वो घर भी जाते हैं तो भी उनको वैसे दृश्य दिखाई देते हैं, उनसे लड़ते हैं। या फिर एक बहुत बड़ा जिस चीज़ को हम अभी मिस कर रहे थे कि नशे की हालत में वाहन चलाने से कितने एक्सीडेंट होते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा मतलब नशे का ड्रॉबैक है कि वो तो मारपीट और बॉडी ऑफेंस जो होगा वो तो अलग है, बाकी नशे की हालत में वो वाहन चलाते हैं तो एक उनकी गलती से वो खुद तो जान को जोखिम में डालते हैं, बल्कि सामने वाला जो व्यक्ति उनसे टकराता है या वो जाके जिससे टकराते हैं उसकी जान पे भी आ पड़ती है। तो ये इसमें भी हम लोग काम कर रहे हैं लगातार कि जो MV एक्ट 185 है जिसमें शराब पी करके हाँ ड्रंक एंड ड्राइविंग केसेस है, वो भी हमारे यहाँ लगभग 3000 केसेस में हम लोगों ने कार्यवाही की है इस पूरे साल में, जो कि पूरे स्टेट में सबसे ज्यादा आंकड़ा जो हमारे जिले का है। तो इसमें भी नशा करके वाहन बिल्कुल नहीं चलाना है, और जो उसके
बाद वो किसी से भी नॉर्मल भी बात करते हैं, तो जो अगर दो नशेड़ी बात कर रहे हैं तो बिना किसी कारण के विवाद एक छोटी सी बात पे हो जाता है, और उसमें फिर वो एक दूसरे से मारपीट, फिर आसपास कोई भी सामान हो, अगर कहीं धारदार हथियार हो तो चाकूबाजी और कहीं कुछ भी घटनाएं हो जाती है। तो दोनों टाइप के ऑफेंस के कारण नशा है। तो हम जो आप ने क्वेश्चन किया था कि जैसे कोई हमारे पास आदि आता है तो हम एक तो ट्रेल फॉलो करते हैं कि उसको मिला कहाँ से, कैसे, तो उस पर हम कार्यवाही करते हैं। और जो व्यक्ति नशे का आदी है उसको हम काउंसलिंग के लिए बुलाते हैं। जैसे कोई थाने में हम बालिग लोगों की काउंसलिंग करते हैं, और नाबालिगों के लिए अलग से अभी हम जो दिशांत कक्ष है उसमें हम काउंसलिंग करते हैं। और काउंसलिंग से अगर उनको फायदा मिल रहा है या वो छोड़ सकते हैं, अगर नशा मुक्ति केंद्र भेजने की आवश्यकता है तो हम डॉक्टर साहब से सलाह लेकर के उनको नशा मुक्ति केंद्र जो एक रायपुर में है वहाँ भी हम जो है सहयोग लेते हैं, वहाँ भेजते हैं। और डॉक्टर साहब के सलाह से उनको हम जो दवाइयों की आवश्यकता है वो प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। और जैसे भी उनको हम समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास करते हैं। ऐसे हमारे पास 2-3 उदाहरण भी है जो बच्चे नशे के आदी थे पहले, आज जो निजात के ब्रांड एम्बेसडर हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, लगातार अपने ग्रुप्स बना करके अलग अलग जगह अवेयरनेस फैला रहे हैं और नशे के आदी लोगों को वहां से हटा रहे हैं। तो ये एक देख करके हम लोग को बहुत खुशी मिलती है कि कहीं ना कहीं एक सुखद परिणाम हम जिसकी अपेक्षा करके कोई अभियान चलाते हैं वो हमको अब देखने को मिल रहा है। चलिए, बहुत अच्छी बात कही अर्चना जी। आप इस महत्वपूर्ण अभियान में अपनी भागीदारी कर रहे हैं, निजात कार्यक्रम चला रहे हैं। आप तीनों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया करूंगी हमारे साथ इस मंच पर अपनी अपनी राय रखने के लिए। और मुझे लगता है बहुत सारे पेरेंट्स जो देख रहे होंगे वो काफी टॉपिक लेंगे। और एक अर्चना जी, एक बात मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहूंगी कि जैसे हमारे पेरेंट्स का क्या होता था कि हमारे पेरेंट्स हमारे बैग को जो है रेगुलर चेक करते थे। हमने अपने बच्चों को फ्रीडम वो दे दी है कि भाई प्रिवेसी के नाम पे आप थोड़ी फ्रीडम ले लो, और वो हम उनकी बैग वगैरह चेक नहीं करते। ये भी हमें शुरू करना चाहिए, ये जासूसी जिसे कहते हैं पेरेंट्स की एज अ पेरेंट्स। देखिए, जासूसी के साथ साथ बच्चों से हमको फ्रेंडली रहना पड़ेगा। हाँ। मुझे ये लगता है कि हम उसको प्रेशराइज करके उसको डराने के बजाय उसके साथ इतने दोस्तीपूर्ण व्यवहार करें कि वो खुद से हमको बताए कि आज ऐसा हुआ, आज वैसा हुआ, और इतनी फ्रीडम रहे कि वो अपनी गलती भी हमसे शेयर कर पाए कि मम्मा आज ऐसा हो गया। तो वो फ्रीडम जब हम अचीव कर पाएंगे तो मेरे ख्याल से फिर वो एक बहुत अच्छा लेवल हो जाएगा पेरेंट्स और बच्चों के रिश्तों का, ताकि जहाँ पे वो कुछ गलत करने से पहले भी सोचेंगे और एज ए फ्रेंड हमसे कुछ शेयर करेंगे और हमसे राय लेंगे, एक सजेशन लेंगे। क्योंकि एक जनरेशन गैप तो होता है, थिंकिंग में भी डिफरेंस होता है, लेकिन उस गैप को दूर करने के लिए उनके साथ एक दोस्ती वाला माहौल करना पड़ेगा, जहां हम अपनी रिजिडनेस में और अपने जमाने में चलते रहेंगे तो हमारे साथ ऐसा होता था, तो वहां पे वो दिक्कत आएगी। तो ये चीज कई बार मैं भी फील करती हूँ कि नहीं, यहाँ पे ये सुधारने की जरूरत है। तो हम सभी को ये चीज सोच के करने की जरूरत है। और जहाँ हमको आवश्यकता हो हम जो है काउंसलिंग भी बच्चों की करा सकते हैं। कि मतलब जरूरी नहीं कि मनोरोग विशेषज्ञ के पास जाना है तो कोई मनोरोगी ही जाएगा। मतलब हम एक सामान्य उसके लिए भी काउंसलिंग की, बच्चों को अगर और हमारे बीच कोई गैप आ रहा है तो क्यों चीज कोई गैप आ रही है, कैसे हम समझें। हो सकता है हम अपने दृष्टिकोण से सोच रहे हैं और बच्चा अपने दृष्टिकोण से सही सोच रहा हो। तो वो जो 20-25 साल के एज डिफरेंस होता है, उस चीज को हम किसी तीसरे व्यक्ति का जो एक अच्छा काउंसलर हो सकता है, एक मनोरोग विशेषज्ञ हो सकता है, उनकी सलाह लेकर के उनको समझे वो और हमको भी समझे, और कहाँ हम दोनों के बीच में गैप है उस चीज को दूर कर। बिल्कुल, देखिए एज अ पेरेंट्स आप अपने बच्चों को समझिए, संस्था भी समझे, स्कूल भी समझे। आप तीनों हमारे साथ जुड़े, सतीश जी, रेखा जी, अर्चना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा बहुत बहुत धन्यवाद।